तो हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि फैक्ट्स हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे फैक्ट्स को। हम अब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे दो वीडियो के अंदर कि इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स क्या है, कौन कौन से फैक्ट्स के डिवाइसेस होते हैं। चलो पहले हम देखते हैं फैक्ट्स का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, फैक्ट्स का क्या कंसेप्ट है उससे पढ़ने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या है, मेरा जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है वर्ल्ड का वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रखा है। कैसे? देखो, पहले यूटिलिटी आती है। यूटिलिटी जो है हमारा इंटर यूटिलिटी से कनेक्टेड है। इंटर यूटिलिटी हमारी जो होगी वो इंटर रीजनल से कनेक्टेड है। इंटर रीजनल जो होगी मेरी वो इंटरनेशनल से कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे हमारी कनेक्शंस हो रखे हैं साथ साथ। तो ये क्यों किया मैंने? क्योंकि ये मेरी कॉस्ट को कम करे और इंप्रूव करे रिलेबिलिटी को। कैसे? देखो, अगर आप अकेले हो तो आपको वो कोई भी अटैक कर देगा, कोई लॉसेस आएंगे तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आपको कोई संकट आएगा तो आप उसको हटा नहीं पाओगे। मान लो आप हो ये, और आपके साथ की फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं, मतलब आपके साथ बहुत सारे कनेक्शंस हैं, जो ग्रिड्स बहुत सारी कनेक्टेड हो रखी हैं। अगर कोई एक के ऊपर परेशानी आएगी तो सब आपकी उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पावर सिस्टम में भी लागू होता है। मतलब हमारे जो होम के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे पावर सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो उसका आता है कि मेरे पास नीड क्या पड़ी इंटरकनेक्शन की। तो जैसे मैंने आपको बताया, टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट में मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर पाऊँ। और इससे एक प्रॉब्लम ये रहती है कि जो सिस्टम होता है ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ऑल दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बट ये सिस्टम मेरा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ऑपरेटिंग, अब ये क्या आता है, अपॉर्चुनिटी क्या होगी फैक्ट्स की। देखो, जो अपॉर्चुनिटी होगी मेरी फैक्ट्स की वो क्या आएगी? पहली बात तो वो पावर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और दूसरी बात वो क्या करेगा? एनहेंस करेगा कैपेसिटी को पूरी सिस्टम की। ठीक है, मतलब मेरे को, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, अगर कोई मेरी लोड की डिमांड बढ़ती है तो मुझे ट्रांसमिशन लाइन अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। उसके बदले में अगर यहाँ फैक्ट्स का डिवाइस लगा दूंगा तो मैं उस लाइन की कैपेसिटी को बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरी यही नीड है, यही मेरी अपॉर्चुनिटी है फैक्ट्स के लिए। उसके बाद मेरे आता है फैक्ट्स का कंसेप्ट। एक्चुअली फैक्ट्स का कंसेप्ट क्यों आया मेरे पास, मैंने आपको ये बता दिया पूरा। तो कन्वेंशनल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, द एबिलिटी टू ट्रांसफर द एसी पावर इन द लिमिटेड सेवरल फैक्टर्स। ठीक है, देखो मेरे को पावर ट्रांसफर करनी है एट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या कंस्टेंट आते हैं। मैंने ट्रांसमिशन लाइन तो बना दी। मान लो मेरे पास एक्स लोड डिमांड थी, उसके हिसाब से मैंने अपनी एक ट्रांसमिशन लाइन को इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो उस ट्रांसमिशन लाइन की एक लिमिट होती है। जैसे अगर आप किसी बंदे को परेशान करते हैं तो उसकी एक सैचुरेशन लिमिट होती है। बंदा उस टाइम तक सहेगा, उसके बाद वो आपको बताएगा। तो मेरे पास होती है ट्रांसमिशन की थर्मल लिमिट, ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी लिमिट, वोल्टेज स्टेबिलिटी लिमिट, शॉर्ट सर्किट करंट कैपेबिलिटी। तो ये सारी इसकी लिमिट्स होती हैं। ठीक है, अगर ये एक्सीड कर दोगे आप इस लिमिट से, मान लो थर्मल लिमिट से आपने अपने सिस्टम को एक्सीड कर दिया। कैसे? मान लो मेरे पास इसकी जो ट्रांसमिट कर सकते हो इस लाइन के थ्रू वो है कुछ एक्स, आपने इसे भेज दिया x+1। ओके, x+2, लेटेस्ट कंसिडर x+2। फाइन, तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो होगा लाइन का जो होगा हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा और उसमें कुछ सैग आ जाएगा और वो फिर सैग आएगा और वो लाइन जो होगी ब्रेक ऑफ हो जाएगी। तो लाइन जो होगी वो टूट जाएगी, ट्रांसमिशन लाइन। तो हमें अपनी ट्रांसमिशन लाइन को थर्मल लिमिट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो दीज लिमिट्स डिफाइन द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर विच कैन डेफिनेटली ट्रांसमिट थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसमिशन लाइन से कितनी पावर जा सकती है, वो ये लिमिट्स बताती है, विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इक्विपमेंट एंड माई ट्रांसमिशन लाइन। फाइन, उसका मेरे पास आता है कि फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम रेफर्स टू सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स। तो देखो क्या है, जैसे मेरा नाम बता रहा है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम, ये एक फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है। फ्लेक्सिबल एसी कैसे? क्योंकि ये फास्ट एक्टिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर्स हैं इसके अंदर, और तो और पावर सिस्टम डिवाइसेस हैं इसके अंदर, जो क्या करेगा, जो एनहेंस करेगा इसी कंट्रोलेबिलिटी को और स्टेबिलिटी को। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वो कंट्रोलेबिलिटी और स्टेबिलिटी को कैसे एनहेंस करेगा, कि मुझे ट्रांसमिशन लाइन बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक फैक्ट डिवाइस लगा दूंगा तो वो, इसके बदले मैं एक फैक्ट डिवाइस लगा दूंगा तो वो काम वही करेगा, इसके ऊपर मैक्सिमम पावर मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये फैक्ट्स क्या प्रोवाइड करता है? फैक्ट्स प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, एनहेंस करेगा पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को, जो पहले सी लाइन बिल्ट हो रखी है उसके ऊपर। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ फैक्ट्स क्या है मेरे पास? ठीक है, फीचर्स क्या है फैक्ट डिवाइसेस के? ये फैक्ट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सीरीज इंपीडेंस, शंट इंपीडेंस, करंट एंड वोल्टेज फेज एंगल बाय एक्टिव डैम्पिंग। ठीक है, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा अपनी अपकमिंग वीडियोस में कि वो कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो व्हाट इज फैक्ट? फैक्ट एक्टिवली कंट्रोल द पावर फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन बाय चेंजिंग इट्स सीरीज इंपीडेंस। मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक टू मशीन मॉडल से समझाता हूँ इसको। टू मशीन मॉडल क्या है? लेट अस कंसीडर दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी। मुझे पावर सेंड करनी है ए से बी में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो इम्पीडेंस होता है, मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस है वो है एक्स। तो ये सीरीज इम्पीडेंस है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल द, अब इसमें करना क्या है, पावर क्या होता है मेरा, पावर इज इक्वल टू वी इंटू ई बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, अगर मैं वी इंटू ई के बदले V1 इंटू V2 भी लिख सकता हूँ। मतलब V1 इज अ वोल्टेज ऑफ दिस साइड वेयर आई कैन राइट
मतलब ये देखो वोल्टेज एट दिस बस एंड V2 इज माई वोल्टेज एट दिस बस। फाइन, V1 इंटू V2 डिवाइड बाई एक्स इंटू साइन इन दोनों का डिफरेंस एंगल का कितना है वो। अब देखो मुझे इस पावर को कंट्रोल करना है। इस पावर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? या तो मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ाऊँ, या तो मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ाऊँ, ठीक है, या तो मैं इसके एक्स को कम करूँ। मतलब अगर मैं इसके सीरीज इंपेडेंस को कम कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसके सीरीज इंपेडेंस को कम कर दूंगा तो ही मेरी पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर मैं डेल्टा को, अगर मैं इस डेल्टा को बढ़ा देता हूँ तो भी मेरी पावर बढ़ जाएगी। तो मेरे पास ये सारे ऑप्शंस आते हैं, तो मैंने यही बोला, या तो मैं सीरीज इंपेडेंस को देखूँ, या मैं करंट फ्लो को देखूँ, या मैं फेज एंगल को देखूँ। इस हिसाब से मैं अपनी पावर को, एक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद आता है पावर फ्लो कंट्रोल ऑन द एसी सिस्टम, ठीक है। मेरे को पावर फ्लो कंट्रोल करनी है अपने सिस्टम ए से अपने सिस्टम बी में। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ये मैं कर सकता हूँ ऐसे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे पास हो गया रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम के अंदर मैंने क्या किया, अपने कुछ फैक्ट्स डिवाइस लगा दिए, ठीक है, या फिर फेज एंगल डिवाइस लगा दिए कि जो मेरा डेल्टा को कंट्रोल करेंगे। फाइन, तो मैं इसके हिसाब से अपने पी को कंट्रोल कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास कुछ मैश नेटवर्क आता है, मैश नेटवर्क क्या होता है, मान लो ये मेरे पास ए है जो कि पावर डिलीवर कर रहा है मेरे लोड को, ये मेरे पास लोड हो गया, और ये मेरे पास बी है जो ये भी पावर डिलीवर कर रहा है मेरे लोड को, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना फैक्ट डिवाइस भी लगा सकता हूँ और मैं फेज एंगल डिले भी लगा सकता हूँ। फेज एंगल जो मेरा एडजस्ट करने का है वो भी लगा सकता हूँ, उसके हिसाब से मैं अपने पी को एडजस्ट कर सकता हूँ। अब वो कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। तो मेरे पास आएगा उसका पावर फ्लो इन द पैरेलल नेटवर्क, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, इसके अंदर पावर फ्लो इन द कंट्रोल ऑफ द एसी सिस्टम के अंदर क्या होगा अगर मेरा लोड जो होगा, क्या होगा अगर मेरा लोड जो होगा वो बढ़ जाएगा। आप मेरे को सोच कर बताइए। तो क्या होगा, देखो अगर मेरा लोड बढ़ता है तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा एनर्जी डिमांड करेगा मेरे जनरेटर से, ठीक है, ये और ये जनरेटर से ये एक्सेस एनर्जी डिमांड करेगा। तो उससे क्या होगा, तो जो पावर क्या होती है, ईवी बाई एक्स इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। तो लोड बढ़ा मतलब एक्टिव पावर डिमांड बढ़ गई, एक्टिव पावर डिमांड बढ़ गई मतलब एक्स कम हो गया, और अगर एक्स कम हो गया मतलब दैट इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एफ, माई रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई एफ। और अगर एक्स कम हो गया मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी जो होगी मेरी कम हो जाएगी, तो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाएगी। सिस्टम की फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो जाएगी तो मेरा सिस्टम जो होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, सिस्टम मेरा खत्म हो जाएगा, सिस्टम मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा दिक्कत आती है अगर मेरा लोड बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पावर फ्लो इन द पैरेलल नेटवर्क। अब मेरे पास ये पैरेलल नेटवर्क है, पावर फ्लो इसके अंदर कैसे फ्लो करेगी। फर्स्ट हम देखेंगे अनकंट्रोल के अंदर, कि जिसके अंदर हमने पावर फ्लो कंट्रोल नहीं किया है। तो मान लो मैंने एक सिस्टम था मेरे पास ए और ये मेरे पास सिस्टम था बी। इंस्टेड ऑफ ए और बी, लाइक मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं कहूँगा कि ये मेरा है सिस्टम दादरी और ये मेरा है सिस्टम सराय काले खां। मतलब दादरी से सराय काले खां मेरी पावर फ्लो कर रही है, दादरी से सराय काले खां पावर फ्लो कर रही है। पहले कुछ एक्स बंदे वहाँ रहते थे, उसके हिसाब से मैंने एक ट्रांसमिशन लाइन इंप्लीमेंट करी थी एक्स। वहाँ पे फिर बंदे रहने और आ गए मेरे एक एरिया में, तो मुझे एक ट्रांसमिशन लाइन एक और इंप्लीमेंट करी जिसका इंपीडेंस था मेरा 2x। तो अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या हुई, जो पावर फ्लो फर्स्ट लाइन के अंदर फ्लो कर सकती है वो कितनी आ जाएगी, 2/3 ऑफ एक्स पावर, क्योंकि पावर क्या थी हमारे पास, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपीडेंस, ठीक है। अगर इंपीडेंस कम होगा तो पावर ज़्यादा फ्लो करेगी। मतलब क्या हुआ, अगर ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 पावर इसमें से फ्लो करेगी और नीचे वाले में से 1/3 ऑफ पावर फ्लो करेगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि मान लो मेरे पास कुछ मेरे को पावर सेंड करनी है, तो इसमें क्या होगा, मेरी जो लाइन होगी ऊपर वाली लोअर वाली वो जल्दी अपनी लिमिट पे आ जाएगी, जल्दी ओवरलोड हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू नीचे वाली लाइन। तो इसमें क्या हो सकता है, क्या मैं इस वाली लाइन को चेंज करूँ, नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि कॉस्ट बहुत होती है एक लाइन को, एक ट्रांसमिशन लाइन को इम्प्लीमेंट करने के बाद चेंज करने में, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ट्रांसमिशन लाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिमिट करूँगा कि जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, उसको मैं कैसे एडजस्ट करूँ कि वो मेरा फर्स्ट वाले पार्ट को कंट्रोल करे, उसके थर्मल लिमिट को कंट्रोल करे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एच का यूज़ किया, ठीक है। एच ने क्या किया, मेरे यहाँ पे और यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा दिए जो कि ऊपर वाली पावर को, जो कि इसकी थर्मल लिमिट को कंट्रोल कर सकता है। इससे अब क्या होगा, बट ये प्रॉब्लम इसमें एच में ये आई कि ये सिर्फ मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ होगी। उसका मेरे पास प्रॉब्लम क्या आती है, ये फास्ट कंट्रोलर स्विचेस होते हैं मेरे पास ये, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी फास्ट कंट्रोलर स्विचेस में, कि ये जैसे इट विल हेल्प द पैरेलल एसी ट्रांसमिशन लाइन टू मेंटेन द स्टेबिलिटी। अब क्या होगा, ये हेल्प करेगा मेंटेन करने में स्टेबिलिटी को, जो ऊपर वाली लाइन है उसके अंदर, बट कॉस्टली है ये, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। फिर आती है पावर फ्लो इन द पैरेलल नेटवर्क। मेरे पास पावर फ्लो इन द पैरेलल नेटवर्क में क्या करूँगा, अब मैं इसमें क्या करूँगा, फैक्ट कंट्रोल वेरिएबल इंपीडेंस यूज़ करूँगा। मतलब ये मैं सीरीज इंपीडेंस मैंने यूज़ किया जो कि वेरिएबल सीरीज इंपीडेंस है। इसकी वजह से अब मैं प्लान कर सकता हूँ अपने एक्स को, ठीक है, अब मैं अपने इम्पीडेंस को इस सीरीज इम्पीडेंस से कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके हिसाब से मैं अपनी पावर, एक्टिव पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ कि मेरी एक्टिव पावर कितनी फ्लो करेगी उस मेरी ट्रांसमिशन लाइन से, ठीक है।
फिर पावर फ्लो विद अ फैक्ट कंट्रोल फेज एंगल रेगुलेटर, ठीक है। या तो मैं फैक्ट्स डिवाइस लगा दूँ या मैं फेज एंगल रेगुलेटर लगा दूँ। फेज एंगल जैसे मैंने बताया ये डेल्टा कंट्रोल करेगा, फैक्ट डिवाइस मेरा एक्स कंट्रोल करेगा, सीरीज दैट इज कंट्रोल वेरिंग इम्पीडेंस। फाइन। अब हम देखेंगे पावर फ्लो इन द मैश नेटवर्क। तो ठीक है, मेरे पास ये मैश नेटवर्क है जिसके अंदर की मेरे पास दो जनरेटर्स हैं, मतलब ए और ये बी, ये दो जनरेटर्स हैं जो कि कितना जनरेट कर रहे हैं, 2000 मेगावाट और 1000 मेगावाट। और मेरी कोई ट्रांसमिशन लाइन है जो कि पहले से ही बिल्ट हो रखी है, मतलब जैसे मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन है और ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये पहले से बिल्ट हो रखी है। तो इनका कुछ रिएक्टेंस होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो ये मेरे पास इसका रिएक्टेंस दिया हुआ है। तो इस रिएक्टेंस के हिसाब से मेरे पास इसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है इस ट्रांसमिशन लाइन की, जिसकी मतलब एसी की जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो मुझे दे रखी है 2000 मेगावाट, ठीक है। लेट मी राइट हियर 2000 मेगावाट। और जो ये वाली लाइन है मेरी, मतलब ए टू बी, इसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी है 1000 मेगावाट। फिर मेरे पास आती है लाइन बी सी, इसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो है मेरे पास कितनी, 1250 मेगावाट, 0 मेगावाट, ठीक है, 1250 मेगावाट। अब इसमें क्या हुआ, मेरा जो लोड भाई साहब है हमारे यहाँ जो बैठे हुए हैं मस्त चिल मार रहे हैं, इसको चाहिए 3000 मेगावाट। अब ये 3000 मेगावाट मेरी कैसे आएगी, एक तो ये जनरेटर ए देगा और ये जनरेटर बी देगा। अब ये कैसे देगा, ये देगा कि मेरा एक लाइन का कितना रिएक्टेंस है, उसके हिसाब से मेरी कितनी पावर ट्रांसफ़र कर सकती है, उसके हिसाब से मेरा ट्रांसफ़र करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए से जो सी तक पावर ट्रांसफ़र कर रही है वो है 1500 मेगावाट, ठीक है। और जो बी से ए से बी में ट्रांसफ़र कर रही है वो है 500 मेगावाट। और यहाँ से यहाँ जो जा रही है, मतलब बी टू सी जा रही है, वो है 1500 मेगावाट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि देखो 500 मेगावाट इसकी ये है और 1000 इसकी कैपेसिटी है। तो ठीक है, ये नॉर्मल रेटिंग पे चल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो 1500 पे चल रहा है और 2000 मैंने इसे मेंशन किया हुआ है, फाइन, कोई बात नहीं। और यहाँ देखो ये लाइन तो भैया मेरी ओवरलोड हो गई, ये जो लाइन है, ये देखो ये पूरी लाइन है ट्रांसमिशन लाइन, ये तो ओवरलोड हो गई। अब दिक्कत क्या आएगी, अपनी थर्मल लिमिट को क्रॉस कर जाएगी, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी जो होगी उसको क्रॉस कर जाएगी। तो इसमें बहुत बहुत दिक्कत आ गई मेरे पास भाई। तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ मैं, देखो या तो मैं फैक्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल करूँगा। अब मैं कैसे ठीक करूँगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो पावर जो मेरी फ्लो करेगी, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ, वो अब इसको मैं कम करना है मुझे, जो मेरी यहाँ से यहाँ तक पावर फ्लो करे, उसके लिए मैं फैक्ट डिवाइस लगाऊंगा। और फैक्ट डिवाइस मैं कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। और उसके वजह से जैसे मेरे को मान लो, देखो ये है, इसकी लिमिट जो है 1500 है, मतलब 500 एक्स्ट्रा भेज सकता हूँ ना इस लाइन पे, इस लाइन में कुछ नहीं होगा तो मैं इसमें भेजूंगा। वो कैसे होगा मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। जब मैंने फैक्ट्स डिवाइस का यूज़ किया, इसमें मैंने क्या यूज़ किया, TCSC थाइस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर। इसमें मैंने क्या किया, देखो एक सीरीज कैपेसिटर यूज़ किया जिसका जो इम्पीडेंस था दैट इज़ -5 ओम्स था। तो इसने क्या किया, ये जो ट्रांसमिशन लाइन थी जो 1500 पहले पावर भेज रही थी, उसमें अब ये 1750 पावर भेजेगी, ठीक है। और ये जो मेरे पास भेज रही थी ये 250 मेगावाट हो गई, और ये भी मेरे पास कम पावर हो गई, मतलब इसके जो रेटिंग थी उसके हिसाब से पावर हो गई। तो इसमें क्या हुआ, अब ये इसको नॉर्मल लिमिट पे ले आया, उसको नॉर्मल थर्मल लिमिट पे ले आया, मतलब अभी थर्मल लिमिट अपनी क्रॉस नहीं करेगी इस सीरीज कैपेसिटर की वजह से। मगर एक बात तो सच्ची है ना, कोई बंदा इतना अच्छा नहीं होता कि वो पूरा सिस्टम अच्छा कर दे, नहीं, उसमें खराबी जरूर होती है। तो ऐसे ये खराब है, कैसे खराब है, क्योंकि देखो इसके अंदर मैकेनिकल स्विचिंग होगी मेरे कैपेसिटर के अंदर। मैकेनिकल स्विचिंग क्या करेगी, ये हार्मोनिक्स इंजेक्ट कर देगी मेरी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर। अब वो क्या होगा, सब हार्मोनिक्स ऑसिलेशंस क्रिएट करेंगे। अब ऑसिलेशन जो क्रिएट करेंगे वो जनरेटर का जो सिस्टम होगा उसको कोलैप्स कर देंगे। तो मेरे को इसको भी अगर मैं सिंपल कैपेसिटर लगाऊंगा तो ठीक है ये प्रॉब्लम होगी, जो कि मैकेनिकली स्विच होगा कैपेसिटर, ठीक है। मगर अगर मैं थाइस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर लगाऊंगा, मतलब इस कैपेसिटर को मैं कंट्रोल करूंगा पार्शली विद द हेल्प ऑफ थाइस्टर। मीन्स अगर मैं उसको डीले एंगल दूंगा थाइस्टर को, तभी जाके वो ऑन होगा या ऑफ होगा। आई कैन नॉट ऑफ थाइस्टर, तो मैं उसको ऑन की बात करता हूँ, वो ऑन होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं इसको कितना इंजेक्ट करना चाहिए ताकि ये अपने इस लाइन के इम्पीडेंस को, इस लाइन के एक्स को वो कम करे, ठीक है, वो मैं थाइस्टर कंट्रोल से बताऊंगा। तो ऐसे मैं इसकी पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। ये है थाइस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर। फिर मेरे पास आएगा थाइस्टर कंट्रोल सीरीज रिएक्टर। इसमें मेरे पास क्या होगा कि कुछ नहीं, बस एक रिएक्टर आ गया, ठीक है। ये मेरे पास एक रिएक्टर आ गया इसके अंदर। इस रिएक्टर ने क्या किया, अब सेम देखो पिछले वाले केस में क्या था हमारे पास, ये कैपेसिटर यहाँ पे आ गया था, इस वाले केस के अंदर क्या है, यहाँ पे एक रिएक्टर आ गया। इस रिएक्टर ने इसके पावर को लिमिट कर दिया और ये वाली पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो मतलब मुझे क्या पता चल रहा है इससे, मुझे ये पता चल रहा है कि जो फैक्ट का डिवाइस है, जो फैक्ट्स हैं मेरे पास, वो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को या पावर हैंडलिंग कैपेसिटी को ऑलरेडी बिल्ड जो हो रखी है ट्रांसमिशन लाइन को, वो उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है।
ऑल्सो मेरे पास ये आ जाएगा, या तो मैं इसके बदले एक फेज एंगल भी बता सकता हूँ, मतलब या तो मैं इसके एक्स को कम कर दूँ, ठीक है, या तो मैं इसका डेल्टा को बढ़ा दूँ। अब डेल्टा कैसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे एक फेज एंगल डिले लगा के, मतलब डेल्टा को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ फेज एंगल का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसके हिसाब से पावर हैंडलिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो सकती है। फाइन। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कि लिमिट क्या होती है। ओके, 1 मिनट। लिमिट ऑफ लोडिंग एबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो मेरे पास जो ट्रांसमिशन लाइन की लिमिट्स होती हैं, दैट इज थर्मल लिमिट, डाइलेक्ट्रिक लिमिट एंड उसकी मेरी स्टेबिलिटी। थर्मल लिमिट मेरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है, कि जब मैं अपनी ट्रांसमिशन लाइन को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना वो कहाँ है, कि बर्फ़ की पहाड़ी में है या राजस्थान के उसमें है, गर्मी में है या फिर सबसे ज़्यादा ठंड में है। तो उससे क्या पता चलेगा कि मेरे कंडक्टर का, जो मेरा जो कंडक्टर होता है ट्रांसमिशन लाइन का, उसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना होना चाहिए। उसको विंड से, मतलब विंड कंडीशन से मैं बता सकता हूँ कि मेरी थर्मल लिमिट क्या होगी, एम्बिएंट टेम्परेचर से। तो हमारे पास आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइन को डिज़ाइन करने से पहले उसकी थर्मल लिमिट को चेक करते हैं बाय सम सॉफ्टवेयर और सम एक्सप्रेशन से, मतलब हमारे पास हार्डवेयर्स भी हैं आजकल। तो उससे हम बता सकते हैं कि उसकी थर्मल लिमिट क्या होगी। ऐसी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है हमारी कुछ केबल की, उसको हम बता सकते हैं कि वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी कितनी होगी, उसके हिसाब से मेरी लाइन की लोडिंग होती है, ठीक है। और लास्ट में आता है मेरे पास स्टेबिलिटी, कि देखो स्टेबिलिटी इशू, द स्टेबिलिटी इशूज दैट लिमिट द ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी। अब देखो स्टेबिलिटी इशू जो होता है वो भी ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी को एक लिमिट में रखता है, ठीक है। मतलब जैसे हमें ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी हो गई, डायनेमिक स्टेबिलिटी हो गई, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हो गई, फ्रीक्वेंसी कोलैप्स हो गया एंड वोल्टेज कोलैप्स हो गया। तो ये सब मैं ओवरकम कर सकता हूँ कब, जब मैं फैक्ट डिवाइस को इस यूज़ करूँगा, ठीक है। कैसे, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता चलेगा कि वो कैसे ओवरकम हो रहा है मेरा ये सब स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी कैसे इंप्रूव हो रही है, पावर कैसे इंप्रूव हो रही है। तो देखो टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी जो पावर सिस्टम के अंदर है वो आती है मेरे पास ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, डायनेमिक स्टेबिलिटी एंड स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो पहला हम देखते हैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मेरे पास जो आती है ये आएगी अभी। पहले हम डिस्टर्बेंस देख लेते हैं। डिस्टर्बेंस मेरे पास 3 तरह की होती है। पहली होती है कोलैप्सिंग फ्रीक्वेंसी, जिसमें आपको बताया कि मेरे पास अगर लोड जो था वो बढ़ रहा था, तो लोड बढ़ने से क्या हो रहा था, फ्रीक्वेंसी जो थी वो कम हो रही थी, ठीक है। मैंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में दिया है स्टार्टिंग में, ठीक है। कोलैप्स ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज कोलैप्स जब हो रही है, और सब सिंक्रोनस रिएक्टेंस, ठीक है। मैं इसको पूरे को एक्सप्लेन किया है स्टार्टिंग में, ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो मेरे आते हैं, फिर आता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी होता क्या है, जब मेरे पास बहुत सीवियर फॉल्ट होता है, मतलब ट्रिपल लाइन फॉल्ट हो गया मान लो, तो मेरे पास ये सीवियर फॉल्ट की कैटेगरी में आता है। द कैपेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम रिकवर फ्रॉम द मेजर डिस्टर्बेंस। अगर ये मेरा ट्रांसमिशन लाइन है, ये मेरे पास पावर सिस्टम नेटवर्क है, वो अगर रिकवर कर पा रहा है इस ट्रिपल लाइन फॉल्ट से, तो मैं कहूँगा मेरा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, मेरा जो सिस्टम है वो स्टेबल है। और ये जो फॉल्ट होता है, मतलब जो सीवियर फॉल्ट होता है, वो मैं कहूँगा मैं ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के अंदर आएगा, ठीक है, अगर वो रिकवर हो गया तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सीरीज फैक्ट डिवाइस को यूज़ करूँगा दैट कैन मिटिगेट द फॉल्ट बाय इंसर्टिंग द सीरीज इंपीडेंस। जो मेरा होगा डिवाइस, वो क्या करेगा, एक्स जो होगा वो सीरीज इंपीडेंस को इसमें इंट्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से मेरा जो फॉल्ट करंट इसमें फ्लो करेगा वो कम हो जाएगा। फॉल्ट करंट कम हो जाएगा तो मेरा सिस्टम जल्दी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी क्या कहता है, इन द पावर सिस्टम कीपिंग द वोल्टेज एंड द करंट पावर विद द स्पेसिफाइड लिमिट इज कंसीडर्ड एट स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। तो मतलब क्या हुआ, देखो ये पास हो गया एक पेड़, और ये पास हो गया ट्रांसमिशन लाइन जो कि यहाँ से जा रही है। तो बार बार इसमें मान लो हवा आती है यहाँ से, और ये बार बार इस पेड़ पर टच होती है, और ये पेड़ से मतलब क्या होगा, यहाँ पे एल फॉल्ट क्रिएट करेगा, क्या एल फॉल्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पावर सिस्टम कीपिंग द वोल्टेज एंड द करंट विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। तो क्या करता है, ये स्टेडी स्टेट जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है शॉर्ट ड्यूरेशन में जो मेरा फॉल्ट होता है उसके लिए। तो अगर ये इसको ओवरकम कर पा रहा है इस पावर फ्लक्चुएशन को, तो मैं कहूँगा मेरा सिस्टम स्टेबल है। तो सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन कैन बी यूज दिस टाइप ऑफ टू मिटिगेट द पावर स्मॉल पावर सिस्टम फ्लक्चुएशन। स्मॉल पावर जो फ्लक्चुएट होगी उसको इंप्रूव करने के लिए मैं सीरीज कैपेसिटिव कंपनसेशन यूज़ करूँगा, और ये भी एक फैक्ट डिवाइस है। फिर आता है मेरे पास फैक्ट्स का ऑपरेशन क्या है। तो इसमें मैं 2 मशीन मॉडल ले लूँगा। मैं मान लो मेरे पास एक ये आ गया 1 और मेरे पास 2 आ गया। यहाँ की जो वोल्टेज है बस नंबर 1 की वो आ गई E1 एंगल डेल्टा 1, और यहाँ की है E2 एंगल डेल्टा 2। तो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए, तो देखो ये मेरे पास आ गया इसका फेजर डायग्राम। इस फेजर डायग्राम को ईजिली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं मानता हूँ यहाँ जो वोल्टेज है, तो ये है E1 एंगल डेल 1। डेल 1 का मतलब मैं मानता हूँ डेल है, ठीक है। और यहाँ मान देता हूँ E2 एंगल 0, ठीक है। तो पावर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, एक्टिव पावर डेल टू 0। हायर एंगल से लोअर एंगल में मेरी एक्टिव पावर फ्लो करती है, मुझे इतना पता है। तो इसका अगर मैं फेजर बनाऊंगा तो कैसे बनेगा इसका फेजर, तो आप इसको मत देखो, आप इसको देखो जो मैं यहाँ बना रहा हूँ। आप ये देखो, पहले आप बनाओगे क्या E2, क्योंकि मैं ये क्यों बना रहा हूँ E2, क्योंकि देखो जब हम अपने पावर सिस्टम को पढ़ते हैं तो मेरा मान लो यहाँ पे क्या है, E आता है, ठीक है।
फिर क्या होगा, ये ई जो होगा जब यहाँ से जाएगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके अंदर होगा जो कि वी एल होगा, और कुछ यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी दैट क्या होगी, वो मान लो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो वी आर है। तो मैं अगर इसके अकॉर्डिंग फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो क्या आएगा, देखो मैं बनाऊंगा वी आर, ठीक है वी आर, और जो करंट है मान लो वो लैग कर रहा है वो आई, और मान लो इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे कुछ आगे ऐड नहीं होगा, अगर रेजिस्टेंस होता तो इसके यहाँ आगे ऐड हो जाता आई इंटू आर, ठीक है आई इंटू आर मीन्स यहाँ ऐसे ऐड हो जाता, सॉरी ये नहीं है ये वाला है, आई आर ऐसे ऐड हो जाता। इसके 90 डिग्री में मेरे पास क्या आता, ये आता जे आई एक्सएल जो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, जिसको मैं वी एल भी कह सकता हूँ, ठीक है। इसको और इसको अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे ये क्या देता, ये मुझे ई देता। वो ई क्या है, मेरे पास ये वाला ई है। तो इसी प्रकार से मैं इसका फेजर डायग्राम बना सकता हूँ। कैसे, देखो ये मेरे पास आ गया क्या ई टू, ये मेरे पास आ गया ई टू, ठीक है ई टू। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जो इसके अक्रॉस, इस रिएक्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है, फाइन इस रिएक्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो दैट इज ई एल, दैट इज ई एल। मतलब इसके अक्रॉस जो आ रहा है ये आ जाएगा कुछ ऐसे, दैट इज माई ई एल। इन दोनों का मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास ये क्या देगा, ये मुझे देगा मेरे पास जो इनिशियल स्टार्टिंग की जो वी सेंडिंग एंड की वोल्टेज है दैट इज ई वन, दिस इज माई ई वन, सो दिस इज माई ई वन। तो इसके जो परपेंडिकुलर में मेरे पास आ रहा है वो आएगा करंट आई, और ई वन और ई टू के बीच में जो एंगल आएगा, ई वन और मतलब जो ई वन और ई टू के बीच में एंगल आएगा वो आएगा डेल। तो ये मेरे पास हो गया फेजर डायग्राम इस टू मशीन मॉडल का। इजी था ना, यस। उसका क्या आएगा कि टू मशीन मॉडल के अंदर ही अगर मैं इसका एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर बताता हूँ, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट कितना होगा, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट कितना होगा, फिर आई पी वन इज एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, दिस इज माई रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, दिस इज माई एक्टिव पावर, दिस इज माई रिएक्टिव पावर। अगर मैं एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट का फेजर डायग्राम बनाता हूँ, मतलब ये मेरे पास होगा कितना ई टू, ठीक है ये मेरे पास कितना हो गया ई वन। तो अगर मैं इसके अंदर इसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करूँगा, मतलब ई टू को अगर ई वन के ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरे पास ये क्या होगा, देखो इसके बीच में एंगल कितना है डेल का, तो ये कितना हो जाएगा ई टू कॉस डेल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ई वन था इसका, अगर मैं इसको इसके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, देखो इसके ऊपर छोड़ता हूँ तो ये जो एंगल हो जाएगा ई वन कॉस डेल हो जाएगा। ऐसे ही साइन डेल, ये मेरा साइन डेल हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो पार्ट है बचा हुआ, देखो एक मिनट में पेन चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये अगर आप विजिबल हो तो ये वाला पार्ट क्या होगा, पूरा कितना था, ये पूरा जो था मतलब ये वाला पार्ट ये था ई वन, और जो मेरे पास इतना पार्ट आया, मतलब जो मेरा ये वाला पार्ट आया मेरे पास वो था ई टू कॉस डेल। तो क्या आ जाएगा ई वन माइनस ई टू कॉस डेल, मेरा ये वाला बचा हुआ पार्ट आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं ऐसे यहाँ से निकालता हूँ ई टू माइनस ई वन कॉस डेल, ठीक है। और करंट मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, वो लैग कर रहा है ई टू से, तो यहाँ पे मेरे पास करंट आ जाएगा दैट इज ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ दोनों का, ठीक है। इसके हिसाब से मैं अब आई पी वन आई क्यू वन निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से मैंने आपको बताया, उसके हिसाब से मैं एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर निकाल सकता हूँ। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूँगा, रिएक्टेंस कंट्रोल करूँगा और इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करूँगा। और वो कैसे होगा फेजर डायग्राम से हम देखेंगे। तो देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू को, 1 मिनट, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, तो एसी पावर फ्लो ऑफ द ट्रांसफर लाइन यूजिंग फैक्ट्स। अब इसकी पावर फ्लो को मैं कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ वो देखते हैं। तो देखो ये मेरे पास पावर फ्लो की एक इक्वेशन है, पी इज इक्वल टू ई वन ई टू एक्स बाई इंटू साइन डेल्टा, ये हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो अगर मैं इसके एक्स की वैल्यू को डिक्रीज़ करता जाऊँगा, मतलब एक्स की वैल्यू को अगर मैं डिक्रीज़ करता जाऊँगा, एक्स की वैल्यू को डिक्रीज़ करता जाऊँगा तो मैक्सिमम पावर जो होगी वो इंक्रीज़ करती जाएगी, पावर जो होगी वो इंक्रीज़ करती जाएगी। तो ये मेरा कर्व यही रिप्रेजेंट करता है, और ये कर्व जो है मेरा ये भी बताता है कि जो डेल्टा है उसको मैं 90 डिग्री तक इंक्रीज़ कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा तो पावर जो होगी वो वापस डिक्रीज़ करना शुरू कर देगी, ठीक है। उसका क्या आएगा, रेगुलेटिंग द वोल्टेज मैग्नीट्यूड मोस्टली चेंज द रिएक्टिव पावर, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर मैं वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को चेंज करता हूँ, मतलब अगर मैं ई वन है, ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पे पहले ई वन था, उस ई वन को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, मतलब वोल्टेज मैग्नीट्यूड को मैंने इंक्रीज़ कर दिया सेंडिंग एंड के, तो इससे क्या हुआ, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ई वन माइनस ई टू वो चेंज होगा, मगर वो माइन्यूट चेंज होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को ये कंट्रोल करेगा अगर मैं इसकी वोल्टेज को यहाँ से मेंटेन करता हूँ। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करूँगा तो मतलब मैं इसकी रिएक्टिव पावर कंट्रोल करूँगा, क्योंकि रिएक्टिव पावर को हमने फॉर्मूला देखा ना, ई वन माइनस ई टू कॉस जेड, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको मेंटेन करूँगा तो रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करूँगा। सिमिलरली इंजेक्टिंग द वोल्टेज परपेंडिकुलर टू द लाइन करंट मोस्टली कंट्रोल द एक्टिव पावर, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर ई वन माइनस ई टू को मोर इंजेक्ट कर देता हूँ, अगर मैं इसके अंदर मोर इंजेक्ट करूँगा वोल्टेज को, ठीक है, तो क्या होगा, मेरा लाइन करंट बढ़ जाएगा, लाइन करंट बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, लाइन करंट बढ़ेगा तो एक्टिव पावर तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद इंजेक्टिंग द वोल्टेज फेजर इन सीरीज विद द लाइन। अब मैंने क्या किया, वोल्टेज फेजर को इंजेक्ट कर दिया इन सीरीज विद द लाइन, ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या हुआ, पहले तो हमारे पास क्या था, देखो सिंपल केस था, ये इसके साथ इंक्रीज़ कर रहा था, रिएक्टिव पावर इंक्रीज़ हो रही थी। अगर ये मैं मैग्नीट्यूड को इसका इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ऐसे करके इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास
मिडिल में कंट्रोल करूँगा तो एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर दोनों को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। इंजेक्टिंग द वोल्टेज फेजर इन सीरीज विद द लाइन, आई कैन कंट्रोल माई एक्टिव एज वेल एज माई रिएक्टिव पावर इन दिस केस। तो उसका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट कंट्रोलर। जनरली फैक्ट डिवाइसेस कैन बी क्लासिफाइड एज शंट सीरीज, कंबाइंड सीरीज कंबाइंड शंट। अगर मैं शंट की बात करता हूँ तो वो इंजेक्ट करेगा करंट को, अगर मैं सीरीज की बात करता हूँ इंजेक्ट करेगा वोल्टेज को, ठीक है। और इन दोनों को हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। वेरिएबल इंपीडेंस टाइप होता है, वेरिएबल इंपीडेंस टाइप होता है और वेरिएबल सोर्स टाइप होता है। इंपीडेंस टाइप में क्या करूँगा, एक्स को कंट्रोल करूँगा, पावर कंट्रोल होगी। वेरिएबल सोर्स कंट्रोलर में क्या होगा, मैं इसे कंट्रोल करूँगा तो इसकी पावर कंट्रोल होगी। फाइन। उसका आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स कंट्रोलर। तो इसमें क्या आएगा, वेरिएबल इंपीडेंस टाइप आएगा। वेरिएबल इंपीडेंस टाइप में हम पढ़ेंगे स्टैटिक पावर कंपनसेटर, थाइस्टर कंट्रोल सीरीज कंपनसेटर, थाइस्टर कंट्रोल फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर, और इसमें वोल्टेज सोर्स कंट्रोलर भी आ जाएगा, जिसके अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटकॉम, ट्रिपल एस सी, IPFC, यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो ये बहुत सारे आ जाए मेरे पास फैक्ट डिवाइस, हम इसको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका सर्किट, मतलब जो इसका फिगर है वो कैसे दिखता कैसा है। देखो, तो देखो शंट कनेक्टेड कंट्रोलर्स हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है। अलग अलग यूज़ के लिए, मतलब कौन सा वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए यूज़ करना है, मतलब वोल्टेज कंट्रोल के लिए, कौन सा करंट कंट्रोल के लिए, इस हिसाब से मैं स्टैटकॉम को यूज़ करूँगा, ठीक है। जैसे स्टैटकॉम मुझे बैटरी कंट्रोल के लिए चाहिए तो मैं अपना ये वाला कंट्रोलर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास आ जाएगा ये SVC का हो गया, जिसके अंदर के सारे कंट्रोलर्स यूज़ हो रखे हैं, TCR, TSC और फिल्टर्स भी लगे पड़े हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा स्टैटिक पावर कंट्रोलर। इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट, जब हम पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट लेंगे उसके अंदर हम ये वाला पार्ट क्लियर कर देंगे कि ये कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग कैसे है, ठीक है। और इंटरेस्टिंग हो जाएगा तब। फिर TSVR जो जाएगा, ठीक है। इसके हम मतलब इसके हम थाइस्टर कंट्रोल से इसके हम फ्लो करंट कितना फ्लो कर रहा है इसके अंदर वो कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो मेरे पास लगा है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा है, बिकॉज जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं वो कम वोल्टेज और, हाँ मतलब वोल्टेज और करंट रेटिंग जो उनकी लेस चाहिए अगर मुझे, तो यहाँ पे मैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा दूंगा, ठीक है। और फिर मेरे पास आ जाएगा ट्रिपल एस सी, कैसे काम करता है हम वो भी देखेंगे अगले वीडियो में। ट्रिपल एस सी विद स्टोरेज, TCSR और TCSR एंड TSSR, ये कैसे काम करता है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाले सारे टॉपिक्स। सो हम उसके अपकमिंग वीडियोस में इसको शॉर्ट कवर करेंगे एक एक करके सारे टॉपिक्स को, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया कंबाइंड शंट एंड सीरीज कंट्रोलर, क्योंकि देखो हर एक किसी का एक डिसएडवांटेज है जिसको अगला वाला जो आएगा वो उसको ओवरकम करेगा। तो डिसएडवांटेज को ओवरकम करेगा तभी जाकर तो नए नए फैक्ट डिवाइस इन्वेंट हुए हैं। तो लास्ट में मेरे पास आता है UPFC, ठीक है। तो इसको हम आप आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू। ये मेरी इंस्टा ID है, आप मुझे इसमें फॉलो कर सकते हैं, और कोई डाउट वगैरह हो तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और ये मेरी वेबसाइट है, अगर कोई कंटेंट होगा इसका तो मैं